सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे। आज हम थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर के टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे, है ना। अब तक हमने हिंदी काव्य पढ़ा, हिंदी ग्रामर पढ़ा। आज हम थोड़ा सा संस्कृत की तरफ पढ़ेंगे, उसमें संधि वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वर्णमाला से। और वर्णमाला भी शुरू कहाँ से हुई? माहेश्वर सूत्र से शुरू हुई। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के डमरू की ध्वनियों से हुई, है ना। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव जी की बड़ी कठिन तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया। उन्हीं 14 डमरू की ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों में संग्रहित किया। एक श्लोक भी है, ननाद ढक्का नौ पंचवारम नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम उद्धर्तु काम कार्य सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो नृत्यावसाने अवसाने यानी नाचने के बाद, तांडव नृत्य करने के बाद जो नटराज थे, नटराज शिव जी हैं। अच्छा, नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली? हड़प्पा सभ्यता से। नटराज की कांस्य जो मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से मिली है हमें। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम उद्धर्तु कामा कार्य सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। यानी तांडव नृत्य के बाद शिव जी प्रसन्न हुए, 14 बार डमरू बजाए। ननाद मीन्स बजाए, ढक्का मीन्स ढोलक या डमरू। नौ पंचवारम, नौ मीन्स 9, पंच मीन्स 5। संस्कृत में पहले इकाई का अंक लिखा जाता है, तो उन्होंने 9 5 कितना होता है? 14। शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया और उद्धर्तु कामा कार्य सिद्धांत यानी शनक आदि ऋषियों के कामना की पूर्ति की सिद्धि के लिए उन्होंने क्या किया? 14 बार डमरू बजाया, जो शिव सूत्र में या शिव सूत्र के जाल में पिरोहित है। यानी कौन कौन सा शिव सूत्र? यही है। हमने बताया ना कि 14 बार डमरू बजाए थे पाणिनि की तपस्या से खुश होकर महर्षि पाणिनि। तो उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र लिखा, जो इस प्रकार से है। हम इसको लिख देते हैं, एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला सूत्र है ऐ उड़ री ऋक। पीछे का जो वर्ड है वहां हलंत रहेगा। अयुड़ ऋक ए ओम, ये अंगा है। चौथा है ऐ औच, है ना। अयुड़ ऋक एवं ए औच। पांचवा है वरट, छठा है लड़। सातवां है यमंगनम, यमंगनम। 7 हो गया। 7 हम इधर देख लेंगे। अयुड़ ऋक एवं ए औच है वरट लड़ यमंगनम झभई, या रहेगा। 9वां है घ दश, घढ़धस। जब गडदश, और श, जब गडदस। 11वां है झभई घड़दस जब गड़दस। खफ छठथ, खफ छ ठ थ च ट त व, खफ छठथ चटतव। 12वां है कपय। 13वां है शखशर, और 14वां है हल। ठीक। अच्छा, सूत्र कौन कौन सा है? अयुड़ ऋक एओम ऐ औच है वरट लड़ यमंगनम झभई घढ़धस जब गड़दस खप छठत चटतौ कपय सससर और हल। ठीक है। यही 14 सूत्रों से क्या बनी? संस्कृत की वर्णमाला बनी। और संस्कृत की सगी बेटी कौन है? हिंदी है। हिंदी की भी वर्णमाला यहीं से मिली। अच्छा देखिए, ये क्या है? जिन वर्णों के नीचे हलंत है, जैसे अयुड़ में ढ के नीचे हलंत है, ऋलिक में क के नीचे, एवं में अंगा के नीचे, तो जिन वर्णों के नीचे हलंत है उनको हम इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण।
इत संज्ञक वर्ण, ठीक है, इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। अच्छा, इनको हम गिनेंगे नहीं, इनका प्रयोग सिर्फ प्रत्याहार बनाने में होता है। जैसे हम कहेंगे अण प्रत्याहार, तो अण प्रत्याहार में आ से लेके डा तक, आ ई उ, हम ड़ा को नहीं गिनेंगे। जैसे कहा जाए कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो 1 2 3, हम ड़ा को नहीं गिनेंगे। इनका प्रयोग सिर्फ प्रत्याहार बनाने में होता है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 42। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रत्याहार वगैरह। अभी हम इसमें सिर्फ यही देखेंगे कि सूत्र कितने हैं। सूत्र 14 है। यही सूत्रों से वर्णमाला बनी। अच्छा, संस्कृत में अच अच प्रत्याहार एक है। कौन सा प्रत्याहार है? अच। अच प्रत्याहार को क्या कहते हैं? अच माने स्वर, ठीक है, और हल माने क्या होता है? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार। तो अच मीन्स क्या होता है? स्वर, और हल मीन्स क्या होता है? व्यंजन, ठीक है। तो देखिए, अच प्रत्याहार में 4 सूत्र आपके आएंगे, अयुड, ऋलृक एवं अयोच, ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया उन्होंने क्रम से लिखा है। आ, इसी में आ भी समाहित है, ई उ री री, ए ओ औ, एकदम स्वर इसी में सब है। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? 9 वर्ण। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 9, ठीक है। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? 9 वर्ण, ठीक है। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9, और हिंदी में कितने होते हैं? 11, है ना। अंक अयोगवाह और मतलब अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अच प्रत्याहार माने 9 वर्ण आएंगे और 4 सूत्र आएंगे, और अच मीन्स क्या होता है? स्वर होता है। अब हैवरट के ह से लेके हल के ल तक हमने कहा ना कि प्रत्याहार में सूत्र का पहला और अंतिम वर्ण लेकर हम गिनते हैं। तो अंतिम वर्ण को बस हम गिनेंगे नहीं, बस उसको हम प्रत्याहार बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो हैवरट के ह से लेके हल के ल तक हम लेंगे व्यंजन। अब इसके बाद आपको कहीं स्वर नहीं दिखेगा। हाँ, भी व्यंजन है, या व सब व्यंजन है। अच्छा, हैवरट ल। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन है? य व र ल, य व र और ल, ठीक है। य व र और ल अंतस्थ व्यंजन हो गया। फिर आपका अनुनासिक वर्ण, जो वर्ण का पंचम वर्ण होता है। इसमें 5 वर्ण है, देखा, च छ ज झैया, पा फा वा भा, का खा ग घा ङ, टा ठा डा ढा डा, ता था दा धा न, और ये म है, इसका हम नहीं गिनेंगे क्योंकि इससे हमारा ये संज्ञक वर्ण है, इससे हमारा सूत्र बना है बस। अब यहाँ पंचम वर्ण हो गया, ठीक। ये तो ऊष्म का है, शाखा शाह, इसको हम उसमें जोड़ेंगे शल प्रत्याहार बाद में। ये हो गया। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है कि कौन सा वर्ण 2 बार आया है? माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? तो हर 2 बार आया है बेटा। देखिए, यहाँ हैवरट में एक जगह आया है और यहाँ हल में एक जगह कहा है ना। ह यानी पूरे माहेश्वर सूत्र में ह वर्ण 2 बार आया है। अच्छा, ये पूछेंगे कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? तो ड़ा है। आयुड़ में एक जगह ड़ा है और एक जगह लड़ में ड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ ना, यहाँ ड़ा है और यहाँ ड़ा है। तो अगर पूछे कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो आप लिखेंगे ह वर्ण। अगर पूछे कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, तो ड़ा 2 बार आया है, अयुड़ का ड़ा और लड़ का ड़ा। अच्छा, ये पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो सामान्यतः आप कहेंगे 14, ठीक है ना। है भी आपके 12 तक के कोर्स में 14 दिया है, लेकिन आगे व्याकरणों के द्वारा इसको 15 माना गया। लड़काड़ा लेकर के सूत्र, इसको अयुड़काड़ा से मतलब एक सूत्र है, उनको भी इस समय दिमाग में नहीं आ रहा, बच्चा विस्मृत हो गया है, उसके हिसाब से 15 हित संज्ञक वर्ण है। लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, आपके कोर्स तक यानी 12 तक कितने हित संज्ञक वर्ण माने गए हैं? 14। एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे, 14 सूत्र 14 आपके इत संज्ञक वर्ण। ये आगे के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए है, उसमें आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे, आपके परीक्षा तक यही है। कौन सा वर्ण 2 बार आया? तो ह वर्ण।
कौन सा एक संज्ञक वर्ण 2 बार आया है? तो ड़ आया है। आगे हम और देख लेंगे इसका क्रम। अब देखिए झभई और घड़धस में चारों ये जो वर्ड है चौथा चौथा वर्ड है, एकदम क्रम से इन्होंने लिखा है। झभई में चा छा जा झा, पा फा बा भा, का खा गा घा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, यानी ये चारों इन दोनों सूत्रों में सब कौन सा है? चौथा वर्ण है। ठीक है, अब इसमें सब तीसरा वर्ण है। जब गढ़ दश, चा छा जा, पा फा बा, का खा गा, टा ठा डा, ता था दा। जब गर्दश में सब तीसरा वर्ण है वर्गीय व्यंजन का। अब खप छठत यहाँ तक दूसरा वर्ण है। का के बाद ख, पा के बाद वाला फा, चा छा, टा ठा, ता था। ठीक, खप छठत तक दूसरा वर्ण है। फिर चटतौ में, चटतौ और कपय में पहला वर्ण है। च, ट, त, क और प, ये पहला वर्ण हो गया। फिर यहाँ ऊष्म व्यंजन आ गया। शाखा शाह, उसमें चार होते हैं ना जिन वर्णों को बोलने में मुख से गर्म वायु निकले या जीवा की रगड़ से उष्मा उत्पन्न हो, वहां उष्म व्यंजन होता है। इनकी संख्या 4 है। शाखा शाह, एकदम पूरी वर्णमाला आ गई ना। यहाँ तक 4 सूत्रों में आपका स्वर हो गया। यहाँ ए है, यहाँ ऐ, यहाँ ओ है, यहाँ औ, 4 सूत्रों में स्वर। फिर 5वें से लेके 14वें तक आपका व्यंजन, यानी हैवरट से लेके हल तक आपका व्यंजन। अच मीन्स होता है स्वर, हल मीन्स व्यंजन। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है, एकदम क्रम से है। यहाँ सबसे पहले शुरुआत हुई अंतस्थ व्यंजन से। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के आंतरिक भाग से हो, आंतरिक भाग से वायु निकले, उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन यार अलावा चारों है, लेकिन इसमें भी देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अब हम कहाँ लिखे? यहाँ लिखे, या, व, र और ल, तो ये 2 ही अंतस्थ हैं। अच्छा, अंतस्थ क्यों है ये स्वर और व्यंजन के मध्य बोले जाते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आप जब पढ़ेंगे संधि, यड़ संधि, इको यड़च, तो इको यड़च में ई की जगह पर क्या होता है? या, और ऊ की जगह पर व होता है। बाकी और कोई भी व्यंजन किसी भी स्वर के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता है। सिर्फ या और वह ऐसा व्यंजन है जो अंतस्थ व्यंजन है ना। यही दोनों स्वर के स्थान पर, जैसे ई की जगह पर इत, धन, आदि इत्यादि, सुधन, आगतम, स्वागतम, है ना। जब पढ़ेंगे उसको तो उसी में देखेंगे दोनों इको एच में। तो यही दोनों व्यंजन ऐसे हैं जो जिनके स्थान, जो स्वर के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। और र कौन सा है? र प्रकंपित व्यंजन है और ल, र प्रकंपित है और ला का कुछ और कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है। र प्रकंपित व्यंजन है और ला पार्श्व में कौन सा व्यंजन है ना। तो 4 तो है, लेकिन यह और र मुख्य रूप से यही दोनों अंतस्थ हैं, क्योंकि वो स्वर के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना हम जान लिए। महास्वर सूत्र 14 है, एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। अयुड़, ऋऋक, एओम, ऐ औच, हैवरट, लड़, यमंगनम, झभई, घड़दश, जब गड़दश, खप छठत चटतौ, कपय, ससशल, हल। ठीक है, यह महास्वर सूत्र है, ये शिव जी के डमरू से निकला है। इसको महर्षि पाणिनि जी ने इसका प्रतिपादन किया है। तो ठीक है बच्चा, उम्मीद करती हूँ कि बच्चों के समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इसको फिर से हम एक बार दोहरा लेंगे और डीपली कर लेंगे। ठीक है ना। और आप पढ़िएगा इसको, अपने कॉपी में नोट्स कर बना लीजिएगा। तब तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।